हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो से हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें अगर मैथमेटिक्स पूछी जाती है तो ये सारी वीडियो सीरीज़ आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक, मतलब सबसे पहले अगर हम नंबर सिस्टम कोई चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम सिंपल क्वेश्चन शुरू करेंगे और सिंपल से लेकर हाई लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे एक एक करके कवर करेंगे, ठीक है। और इसमें आप जैसे एसएससी हो गया, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सारे एग्ज़ाम, फिर रेलवे हो गया या बैंक हो गया, सीटेट, यूटेट, हर किसी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो सीरीज़ आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और ये सारी सीरीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में हर वीडियो सीरीज़ की प्लेलिस्ट मैं अलग से बना दूंगा और वो सारी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। उसके बाद धीरे धीरे करके हम चैप्टर वाइज ये सारे चैप्टर कवर करेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें टोटल कितने हैं, लगभग 22 से लेकर 23 चैप्टर हैं, तो एक एक करके हम सारे चैप्टर कवर करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम। अब देखो, नंबर सिस्टम में भी हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि मैं ये मानूंगा कि इससे पहले आपको नंबर सिस्टम में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, नंबर सिस्टम है, जैसे कि नाम ही से पता लग रहा है, संख्या पद्धति। तो यानी ऐसी पद्धति जिसमें हमें किसका ज्ञान होता है, संख्याओं का ज्ञान होता है। अब ये जो संख्याएं हैं ये कितनी प्रकार की होती हैं, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहले नंबर पे आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं भी इसको बोला जाता है या प्राकृतिक संख्याएं इसको बोला जाता है। प्राकृतिक संख्या को एक ही बात है, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है नेचुरल नंबर, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। जहाँ पे एन बना होगा और इस प्रकार से लिखा होगा तो इसका मतलब वो कौन सा साइन है, वो प्राकृतिक संख्याओं का साइन है। या इसको थोड़ा ऐसे मोटा करके लिखा जाता है, अगर बुक में थोड़ा ऐसे बोल्ड करके लिखा गया है तो इसका मतलब भी समझ जाना वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, इनको काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। काउंटिंग नंबर मतलब गिनती के नंबर इनको बोला जाता है। अब देखो, जैसे गिनती हम कहाँ से शुरू करते हैं, एक से शुरू करते हैं ना, कि 1 2 3 4 ऐसे गिनती शुरू करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो प्राकृतिक नंबर हैं ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, यानी अनंत। इनकी कभी ये नंबर ख़त्म ही नहीं होंगे, अनंत तक जाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं। अब देखो, इसी पे और कुछ और नंबर भी होते हैं, इनको हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जैसे इसी के साथ में होता है, एक होती है सम संख्या और एक होती है विषम संख्या। अब जो सम संख्या होती है इसको इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर। ये सारे इंग्लिश के नाम भी आपको पता होने चाहिए। विषम संख्या को बोला जाता है ऑड नंबर, ठीक है। अब देखो, सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरी बार जाता है, या 2 से पूरी बार विभाजित होने वाले जो भी नंबर होते हैं उनको सम संख्याएं कहती हैं। अब 2 से कौन कौन से विभाजित होंगे, देखो सबसे छोटा नंबर तो 1 है, 1 तो 2 से विभाजित नहीं होता है, तो 2 से शुरू करेंगे। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, तो ये सारे 2 से पूरी बार विभाजित होते हैं, इसीलिए इनको सम संख्याएँ कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा होता है विषम संख्या। अब देखो, विषम संख्या में क्या होता है, जो 2 से पूरी बार विभाजित नहीं होते हैं उनको बोलते हैं विषम संख्याएं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे विषम संख्याएं हो जाएंगे। और आगे ऐसे डॉट डॉट लगा देना, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर आगे बढ़ते ही जाएंगे, 2 4 6 8 10, फिर आएगा 12, तो ऐसे करते करते, ठीक है। तो कितने प्रकार के नंबर हो गए अभी, 1 2 3। अब इसी में जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसी में ये पहला, दूसरा, तीसरा इसमें आता है अभाज्य संख्याएं। इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अभाज्य, और चौथा आता है भाज्य संख्याएं, ठीक है। अब देखो, आपको रटना नहीं है, ये सारी इनकी डेफिनेशन याद रखनी है। अगर आप इन सब की डेफिनेशन याद रखोगे तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पहले बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्याओं को आपको केवल ऐसे ध्यान रखना है कि इसकी 2 प्रकार की डेफिनेशन है, या 2 चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जिसके 2 गुणनखंड होते हैं,
ठीक है, 2 गुणनखंड होते हैं। अब दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि वो 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे। पहली होगी 1 और दूसरी होगी खुद व संख्या। खुद वो संख्या, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 5 की बात करता हूँ तो 5 को आप देख रहे होंगे 5 के क्या क्या गुणनखंड होंगे। 5 का गुणनखंड होगा, एक तो 1 हो गया और एक होगा 5। ठीक, तो आप देख रहे होंगे इसके 2 गुणनखंड है, एक है 1 और दूसरा है खुद व संख्या। तो खुद व संख्या मतलब 5 है तो 5 ही इसका एक गुणनखंड हो गया। तो इसके 2 गुणनखंड केवल हो रहे हैं, इसीलिए 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, वैसे ही 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 11 हो गया, 13 हो गया। तो ये सारे क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अब आता है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसकी भी डेफिनेशन आपको ये ध्यान रखनी है कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। 2 से अधिक गुणनखंड, ठीक है। तो 2 से अधिक गुणनखंड कौन कौन से होंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 4 की बात करता हूँ तो 4 के गुणनखंड क्या होंगे, मतलब ऐसी संख्याएं हमें देखनी है कि जिसमें 4 का भाग पूरी बार जाए। जैसे 1 हो गया तो 1 से 4 पूरी बार विभाजित होता है। जैसे 2 हो गया तो 2 से भी 4 पूरी बार विभाजित होता है। और अगला संख्या हो गया 4। तो आप देख रहे होंगे इसके कितने गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड हो गया। पहला हो गया 1, दूसरा हो गया 2 और तीसरा हो गया 4। तो इसके 3 गुणनखंड हो रही हैं। तो इसका मतलब ये एक भाज्य संख्या होगी। क्यों, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही है कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या ही बोलेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है, देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 1 की बात करता हूँ तो 1 भाज्य संख्या होगा कि अभाज्य संख्या होगा, ये हमें देखना है। तो 1 आप देख रहे होंगे कि 1 का केवल कितना गुणनखंड आ रहा है, 1 गुणनखंड आ रहा है। केवल 1 ही गुणनखंड आ रहा है और वो गुणनखंड 1 ही है। ठीक है, तो देखो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन तो ये है कि जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, जबकि इसका 1 ही है। और भाज्य संख्या की ये डेफिनेशन है कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, जबकि इसका तो 1 ही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आपको नोट करके लिखना है। ठीक है, तो नोट करके क्या लिखेंगे आप, एक ऐसी संख्या है जो ना एक भाज्य संख्या है और ना ही एक अभाज्य संख्या है। ठीक, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़ इसमें ये ध्यान रखनी है कि 2 ही एक ऐसा नंबर है, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य भी है और सम भी है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखना है। तो सम मतलब 2, 4, 6, 8 हो गया, और अभाज्य मतलब जिसके केवल 2 गुणनखंड हैं। तो एक तो ना अभाज्य है ना भाज्य है, तो 1 के बाद आता है 2। तो 2 आप देख रहे होंगे कि इसके 2 गुणनखंड हैं। एक होगा 1 और दूसरा क्या होगा, खुद व संख्या, यानी 2 हम कह सकते हैं, 1 और 2। तो 2 गुणनखंड हैं और साथ में दूसरा गुणनखंड खुद व संख्या है, इसका मतलब ये अभाज्य है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2 अभाज्य भी होता है और सम भी होता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें यहाँ पे होगी। तो देखो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे होगी प्राकृतिक संख्याओं के अंदर, ये सारी और नंबर भी आ गए। ठीक है, तो पहले होगी प्राकृतिक संख्या। अब दूसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, कैपिटल W से। तो कैपिटल W और इसको थोड़ा ऐसे मोटा करके या बोल्ड करके लिखा जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये एक पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसमें जो प्राकृतिक संख्या है इसमें अगर हम 0 ऐड करते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। अब इसी में अगर हम 0 को भी ऐड कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, तो दूसरा हो गया पूर्ण संख्या। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, या तो कैपिटल Z से इसको डिनोट किया जाता है या इसको कैपिटल I से भी हम डिनोट कर सकते हैं। अब देखो पूर्णांक क्या होगा, जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, पूर्णांक मतलब ऐसे अंक जो अपने आप में पूर्ण हो। अब देखो कोई भी अंक पूर्ण कब होगा, पूर्ण जैसे एग्जाम्पल के लिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तो ये सारे अंक अपने आप में पूर्ण हैं। और जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करता हूँ 1.2 की, तो ये क्या अपने आप में पूर्ण है, नहीं है। जैसे 3/4 है, तो ये अपने आप में पूर्ण है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके टुकड़े हो रहे हैं अलग अलग। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण अंक केवल जो पूर्ण संख्या, मतलब जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक, तो ये सारे क्या हो जाएंगे,
पूर्ण अंक हो जाएंगे और इन्हीं को हम पूर्णांक कहेंगे। अब देखो इन्हीं के आगे अगर मैं नेगेटिव लगा दूँ, जैसे 0 है तो 0 तो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, 0 होता है न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल होने का मतलब ना धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। अब जैसे 1 है तो 1 के आगे अगर मैं माइनस लगा दूँ तो -1, तो ये भी पूर्णांक हो गया, फिर -2 ये भी, फिर -3। तो ऐसे करते करते माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक ये जो सारे नंबर होते हैं ये पूर्णांक में आ जाते हैं। और पूर्णांक भी 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जिनके आगे नेगेटिव लगा है इनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, और जिनके आगे कुछ नहीं लगा या प्लस लगा है इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और जो 0 होता है तो 0 तो मैंने आपको बता दिया न्यूट्रल होता है, मतलब 0 ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक, तो तीसरा भी हो गया हमारा पूर्णांक। अब उसके बाद देखो पूर्णांक तो हो गया, अब पूर्णांक के इसी के साथ में यहाँ पे आएगा भिन्न संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक भी आगे तो भिन्न भी तो आएंगे, मतलब ये दशमलव संख्याएं ये कहाँ जाएंगे, इनको भिन्न संख्याएं लिखो या दशमलव संख्याएं लिखो, एक ही बात है। क्योंकि आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा ना कि भिन्न को हम दशमलव में बदलते हैं और दशमलव को भिन्न में बदलते हैं। तो इनको दशमलव संख्या भी कह सकते हैं या भिन्न संख्याएं भी कह सकते हैं। तो कौन से नंबर जैसे जो पूर्ण नहीं है, जैसे 3/4 हो गया, 5/2 हो गया, 3/6 हो गया। अब कहीं पर 5/1 लिखा है तो ये भिन्न संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या अगर मैं कहीं पर केवल 5 लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 5/1 हो गया, मतलब इसको मैं 5 लिख सकता हूँ, तो ये भिन्न नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं देखो इसको सॉल्व करूँगा तो 4 का भाग हमें 3 में करना है, तो दशमलव लगाएंगे तो ये आप देख रहे होंगे कि दशमलव में आ रही है ना। तो ऐसी संख्याएं जो मतलब 3/4 या दशमलव में आती हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं, भिन्न संख्याएं होती हैं, दशमलव संख्याएं होती हैं। तो ये चीज़ भी आपके समझ में आ गई होगी। तो इतने सारे नंबर हो गए। अब देखो पूर्णांक के बाद आता है परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परिमेय संख्याएं। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है रैशनल नंबर। और इसी के साथ में आता है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में इरेशनल नंबर। ठीक है, और जो परिमेय संख्या है इसको कैपिटल R से डिनोट किया जाता है, और जो इरेशनल नंबर है इसको कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है, इसको कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है। और जो अपरिमेय संख्या है उसको जनरली R-Q, कैपिटल R-Q से डिनोट किया जाता है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जैसे आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, ऐसी संख्याएं जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे जो Q है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो पूर्णांक भी हो सकता है और वो भिन्न संख्या भी हो सकता है। देखो दो चीज़ें अभी मैंने यहाँ पे बताई ना कि एक पूर्णांक हो गया, एक भिन्न हो गया। तो इन दोनों से मिलकर परिमेय संख्याएं बनती हैं। तो वो परिमेय संख्या, जैसे P/Q में मैंने 5 लिख दिया, तो 5 को P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा Q, और Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। जैसे 5/7 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। अब देखो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, इसकी सिंपल से डेफिनेशन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए अपरिमेय संख्याएं क्या क्या होंगी, एक तो होता है पाई। ठीक है, पाई हो गया, और जो एक्सपेंशियल नंबर होता है ये भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। उसके साथ में रूट के अंदर हम कोई सा भी नंबर लिख दें, कोई सा भी नंबर लिख दें, बस केवल शर्त ये होनी चाहिए कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग इसको हिंदी में बोलते हैं। तो पूर्ण वर्ग कौन कौन से होंगे, जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इनको हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। 1, 4, 9, फिर 16, 25, ये सारे क्या हो जाएंगे, पूर्ण वर्ग हो जाएंगे। तो रूट के अंदर पूर्ण वर्ग को छोड़कर कोई सा भी नंबर हो, जैसे √1 मैंने ले लिया, तो रूट का मतलब ये होता है ना कि पावर में 1/2। अब देखो रूट को हटाएंगे हम तो पावर में 1/2 आएगा, तो 1 की पावर 1/2। अब 1 की पावर कुछ भी हो तो वो हमेशा 1 ही होता है। तो ये तो 1 हो गया, तो देखो रूट के बाहर आ गया, तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो
तो ये संख्या नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने √2 ले लिया तो देखो √2 तो किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √3 हो गया, अब √3 भी अपरिमेय संख्या होगी बट √4 नहीं होगी। √4 क्यों नहीं होगी? क्योंकि रूट का मतलब है पावर में 1/2, तो 4 की पावर 1/2, जबकि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर मैंने लिख दिया और साथ में पावर 1/2 पहले से ही है, तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 आ रहा है, मतलब √4 को मैं 2 लिख सकता हूँ। तो ये तो एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि रूट के अंदर कोई सा भी नंबर हो, केवल वो पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो वो क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, √9 नहीं होगा, √10 हो गया, तो ये सारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से ही मिलकर क्या बनती है, एक रियल नंबर बनता है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रियल नंबर। इसको हिंदी में बोला जाता है वास्तविक संख्या, और इसी को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब देखो वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या का मतलब कोई सा भी नंबर, कोई भी नंबर आप सोच सकते हैं इसमें, जैसे पाई हो गया, ई हो गया। पाई की वैल्यू 3.14 लगभग ऐसे लेते हैं। ठीक है, तो वो ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। 3/4 हो गया, मतलब आपके दिमाग में कोई सा भी नंबर आ रहा है तो वो सारे जितने भी नंबर हैं वो रियल नंबर में आएंगे या वास्तविक संख्या में आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया वास्तविक संख्या। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर का सेट वास्तविक संख्या, इससे भी बड़ा होता है, इससे भी एक बड़ा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ सम्मिश्र संख्या या सम्मिश्र संख्या इसको हिंदी में बोला जाता है, सम्मिश्र संख्या। और इसमें क्या आता है, इसमें एक वास्तविक संख्या आती है और एक अवास्तविक या इसको काल्पनिक संख्या बोला जाता है, काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या मतलब जिसके साथ में आइटा आता है, जैसे 2i हो गया, 3 आइटा हो गया, 4 आइटा हो गया, तो ये सारे काल्पनिक नंबर होंगे। और जिसमें केवल नंबर आता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम संख्याएं बोलेंगे। तो जो सम्मिश्र संख्या है वो 2 प्रकार के होंगे, इसमें वास्तविक संख्या भी आएगी, इसको मैं यहाँ पर रियल नंबर लिख देता हूँ, और काल्पनिक संख्या भी आएगी। ठीक है, अब रियल नंबर के अंदर क्या क्या आएगा, जो रियल नंबर के अंदर आएगा वो आएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब जो परिमेय संख्या है इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा पूर्णांक और भिन्न संख्या। पूर्णांक हो गया और भिन्न संख्या। ठीक है, अब जो पूर्णांक है इसके अंदर क्या आएगा, पूर्ण संख्या। अब जो पूर्ण संख्या है इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और प्राकृतिक संख्याओं के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इतने सारे नंबर होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब इसमें से कुछ भी आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप बड़ी आसानी से इनका आंसर दे सकते हैं, केवल आपको इनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अगर डेफिनेशन याद होगी तो आप बड़ी आसानी से इनका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इतने नंबरों के बारे में पता होना चाहिए। बाकी कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसका आंसर दे दूँगा। ठीक है, तो पहले हो गया नंबर की बात। अब इसमें दूसरा आता है भाजकता के नियम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या इससे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं लिख देता हूँ। तो एक इसमें अगला होता है, एक होता है गुणात्मक, तत्समक, और एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, वैसे ही एक होता है योगात्मक, तत्समक, और एक होता है योगात्मक प्रतिलोम। अब ये चीज़ कभी कभी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। अब ये क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इसके लिए कुछ चीज़ें समझनी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहीं पे 2 लिख दिया। ठीक है, अब 2 का अगर मैं कहीं पे बोलूँ कि 2 का उल्टा क्या होगा, 2 का उल्टा क्या हो सकता है, तो 2 का उल्टा 2 तरीके से हो सकता है। 2 का उल्टा मतलब बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब अगर मैं इसका उल्टा करता हूँ तो इसका उल्टा तो 1/2 ये भी होगा, और अगर ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब +2 है ना ये, और अगर मैं इसका उल्टा देखूँ +2 का उल्टा क्या होता है -2। तो 2 तरीके से हमने उसका उल्टा निकाल दिया, एक तो प्लस के रिस्पेक्ट में और एक इसको उल्टा कर दिया, मतलब बटे में कुछ नहीं है तो इसको गुणा कर दिया हमने।
तो 1/2 ये दोनों चीज़ें हो गई इसकी, ठीक है। तो इसी को बेस मान कर ये चीज़ें होती है। देखो तत्समक का मतलब होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि दो में अगर केवल दो की अगर मैं बात करता हूँ, ये पहले प्रतिलोम की ही बात कर देते हैं क्योंकि इसी की बात कर रहे हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए कहीं पे दिया है कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुणा करके हमने इसको उल्टा किया है गुणा के साथ में। और अगर 2 का योगात्मक प्रतिलोम देखें तो 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा -2 होगा, ठीक है। अब देखो जैसे मुझे 2 का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, ठीक है, तो 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2 में से ऐसे में क्या घटाऊँ जिससे कि मुझे 0 मिले, ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं ऐसे कि 2 में से मैं क्या घटाऊँ 0 मिले मुझे। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम में हमेशा 0 होता है और जो गुणात्मक प्रतिलोम है उसमें हमेशा 1 होता है, ठीक है। योगात्मक में 0 होगा और गुणात्मक में 1 होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अब 2 में मैं क्या घटाऊं जिससे मुझे 0 मिले, जैसे -2 अगर मैंने 2 में घटा दिया तब मुझे 0 मिलेगा। जैसे 4 है, 4 में मैं क्या घटाऊं जिससे मुझे 4 ही मिले, तो 4 का -4 हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम में मुझे 0 मिलना चाहिए, ठीक है। और इसका योगात्मक जैसे 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2 का योगात्मक प्रतिलोम होगा -2, ठीक। और अगर गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो 2 का अगर मुझे गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो इसका उल्टा कर दो तो 1/2 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए 2 का गुणात्मक प्रतिलोम करके मुझे 1 मिलना चाहिए, तो अब देखो 2 में मैं ऐसा क्या गुणा करूं जिससे कि मुझे 1 मिले, तो 2 में अगर मैं 1/2 का गुणा करता हूं तब मुझे 1 मिलता है, ठीक है। तो ये आप इसको ध्यान रख सकते हैं। सेम टू सेम तत्समक में भी होता है। तो तत्समक का मतलब मुझे वही चीज़ वापस मिलनी चाहिए, जैसे 2 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं जिससे कि मुझे वही चीज़ मतलब 2 ही वापस मिले। तो 2 में मुझे क्या जोड़ना होगा, 2 में मुझे 0 जोड़ना होगा क्योंकि जो योगात्मक है उसका हमेशा क्या होता है 0 होता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो 2 में मैं 0 जोड़ूंगा तभी मुझे 2 वापस मिलेगा, ठीक। वैसे ही 3 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं जिससे कि मुझे 3 वापस मिले, तो 3 में मैं 0 ही जोड़ूंगा। तो जो योगात्मक तत्समक है इसका, तो योगात्मक तत्समक की आइडेंटिटी कितनी होती है 0 होती है। और जो गुणात्मक तत्समक होता है, गुणात्मक तत्समक कितना होता है हमेशा 1 होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अब 2 में मैं ऐसा क्या गुणा करूं जिससे कि मुझे 2 ही वापस मिले, तो 2 में अगर मैं 1 गुणा करूंगा तो 2 ही वापस मिलेगा। तो आप देख सकते हैं गुणात्मक तत्समक 1 हो गया और योगात्मक तत्समक 0 हो गया। जबकि गुणात्मक प्रतिलोम की अगर बात करेगा, प्रतिलोम की बात करेगा तो प्रतिलोम में क्या आएगा, प्रतिलोम में जैसे 2 का प्रतिलोम निकालना है तो 2 का उल्टा -2, तो ये योगात्मक प्रतिलोम हो गया। और इसका अगर गुणात्मक निकालना है तो इसका उल्टा यानी 1/2, ठीक है, ये इसका गुणात्मक हो गया। तो आई होप कि ये चीज़ भी आपके समझ में आई होगी। तो इतनी चीज़ें होगी। अब हम बात करते हैं भाजकता के नियम के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाजकता के नियम। तो इनसे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है, कैलकुलेशन आप जल्दी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 के साथ आएगा 4 और 4 के साथ 8, फिर 16, 32, ऐसे आप ले सकते हैं इनको 2, 4। अब देखो 2 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे 8, 6, 5, 8, 3, 2, 8, 5, 3, 2, 8, 4, ये माना कोई नंबर है इतना बड़ा। तो 2 में भाजकता के नियम मतलब हमें 2 से भाग करके इसको देखना है कि इसमें 2 का भाग पूरी बार जाएगा कि नहीं जाएगा। तो नॉर्मली आप ऐसे करते हैं, भाग करना शुरू करते हो तो देखो इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर हमें तुरंत देखना है कि इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम केवल स्टार्टिंग का एक नंबर देखेंगे, ये वाला, ठीक है। अगर इसमें 2 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 2 का भाग चले जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 है, अब देखो 4 है मतलब 2 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है इसमें 2 का भाग चले जाएगा। तो इतने बड़े नंबर को छोड़ के केवल अगर हमें इसमें 2 का भाग करना है तो ये तो बड़ा आसान है, ठीक है। तो यही काम करता है भाजकता के नियम। तो 2 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि हमें केवल स्टार्टिंग का ये पहला नंबर देखना है, अगर इसमें 2 का भाग जा रहा है मतलब पूरी संख्या में जाएगा, ठीक है। वैसे ही 4 के लिए हम क्या करेंगे, देखो 2 के लिए स्टार्टिंग का केवल एक नंबर देखना होता है, जबकि 4 के लिए स्टार्टिंग के 2 नंबर देखने होते हैं।
अब इन दोनों नंबर में अगर 4 का भाग पूरी बार जा रहा है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या में जाएगा, और इसमें अगर नहीं जा रहा है इसका मतलब पूरी संख्या में नहीं जाएगा। ठीक है, तो 4 का भी हो गया। वैसे ही 8 के लिए क्या करेंगे, देखो 2 के लिए केवल 1 नंबर देखा, 4 के लिए स्टार्टिंग के 2 नंबर देखे, तो 8 के लिए स्टार्टिंग के 3 नंबर हमें देखने होंगे। तो इन स्टार्टिंग के 3 नंबर 2, 8, 4, इसमें अगर 8 का भाग पूरी बार जा रहा है तो पूरी संख्या में जाएगा, और नहीं जा रहा है तो पूरी संख्या में नहीं जाएगा। वैसे ही 16 के लिए देखो, 16 के लिए 8 के लिए 3 देखे, 16 के लिए स्टार्टिंग के 4 देखने होंगे, 32 के लिए स्टार्टिंग के 5 देखने होंगे। तो ऐसे संख्याएँ आगे आगे बढ़ा सकते हैं। 64 के लिए स्टार्टिंग के 6 देखने होंगे। ठीक है, तो ये हो गया किसके लिए, 2, 4, 8, 16। तो फिलहाल छोटे छोटे जैसे 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, फिलहाल 15 तक हम देख रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से नंबर हो गए, 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, 8 भी हो गया। तो 8 इतने 3 नंबर तो हमारे हो गए। अब 2 के बाद अगला क्या आता है, 3 आता है। तो 3 और 9 इन दोनों को हम साथ में देखेंगे, 3 हो गया और 9 हो गया। ठीक है, तो इनमें क्या देखना होता है, हमें कोई भी अंक जैसे दिया है 8, 4, 5, 6, 2 इतने नंबर मान लीजिए हमें दिया है, तो हमें क्या करना है, इनके अंकों को जोड़ना है। तो इन सारे अंकों को जोड़ दो। तो जैसे 8 और 4 12, 5 17, 17 और 6 कितना होगा, 23 और 2 25। तो देखो जोड़ के 25 आ रहा है। अब देखो इसमें हमें चेक करना है, जैसे अगर मुझे चेक करना है कि इस संख्या में 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इनके नंबर हमने जोड़ दिए, तो जोड़ के 25 आ रहा है। अब इसमें हम 3 का भाग करके देखेंगे। देखो इसमें भाग करना आसान है कि इसमें भाग करना आसान है, इसमें काफ़ी आसान है। अब इस संख्या में अगर 3 का भाग पूरी बार जा रहा है तो इसका मतलब इसमें भी जाएगा, और इस संख्या में नहीं जा रहा है तो इसका मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। जैसे इसमें भाग करके देख लो तो पूरी बार नहीं जा रहा है, क्योंकि कितना होता है 8 या 24 होता है ना, तो एक रिमाइंडर बच रहा है। तो इसमें भाग नहीं जा रहा है तो इसका मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 के लिए क्या करेंगे हम, जिसमें भी हमें भाग करना है तो इसके जितने भी नंबर हैं उन सबको आपस में जोड़ देना है। अब जोड़ के जितना भी आएगा उसमें 3 का भाग करके देखना है। अगर उस संख्या में 3 का भाग चले जाएगा तो इसका मतलब वो जो मेन संख्या है उसमें भी चले जाएगा। बट अगर उस संख्या में नहीं जा रहा है, जोड़ के जो संख्या मिली उसमें नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब जो मेन संख्या है उसमें भी नहीं जाएगा। और सेम टू सेम 9 के लिए भी होगा कि सबसे पहले इनको जोड़ दो। अब इसमें जैसे जोड़ के 25 आ रहा है, अब 25 में 9 का भाग जाता है, पूरी बार जाएगा, तो इसका मतलब इसमें भी जाएगा, और नहीं जाएगा तो इसका मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। तो देखो नहीं जा रहा है तो यहाँ पे भी आप चेक करके देख सकते हैं 9 का भाग नहीं जाएगा। तो देखो 3 का भी हो गया, 9 का भी हो गया। 3 में हमें क्या करना है, बस इनको जोड़ना है। जोड़ के जो भी आएगा 3 का भाग चेक करके देखना है, और 9 के लिए भी 9 का भाग चेक करके देखना है। तो ये चीज़ होगी। ठीक है, 3 और 9 का हो गया। अब हम चेक करेंगे 5 का। तो 5 में क्या होगा, तीसरा है 5 का। 5 में क्या होगा, हमें केवल इकाई के अंक में, तो इकाई देखो यहाँ से शुरू करते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, ऐसे शुरू करते हैं। तो केवल इकाई के अंक में हमें क्या देखना है, 0 हो या 5 हो, इन दोनों नंबर में से कोई भी एक नंबर होता है तो उसमें 5 का भाग जाता है, अन्यथा 5 का भाग नहीं जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो इकाई के अंक में 4 है, तो देखो 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में 5 का भाग नहीं जाएगा। बट यहीं पे अगर 0 होता तो इसमें 5 का भाग चले जाता है, या यहीं पे अगर 5 होता तो भी इसमें 5 का भाग चले जाता। ठीक है, तो ये दोनों नंबर में से कोई भी एक होना चाहिए इकाई के अंक में। तो 5 का हो गया। अब 6 का चेक करेंगे, तो 6 के लिए क्या करेंगे, 6 के लिए अगर 2 और 3 अगर इन दोनों का भाग किसी भी संख्या, जैसे एग्जांपल के लिए इसमें हमें चेक करना है कि इसमें 6 का भाग पूरी बार जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पहले 2 का चेक कर दो। देखो 2 स्टार्टिंग में, 2 के लिए मैंने बोला था केवल इकाई के अंक में देखना है, तो इसमें देखो 2 है, मतलब 2 का भाग इसमें चले जाएगा। अब 2 का चले गया, उसके बाद 3 का चेक करना है। अब 3 के चेक करने के लिए इन सबको जोड़ दो, सबको जोड़ के 25 आ रहा है। अब इसमें चेक करो 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देखो नहीं जा रहा है। तो देखो इसमें 2 का भाग तो जा रहा है बट 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें 6 का भाग भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आपको 6 के लिए ये चेक करना है कि 2 का भाग भी जाना चाहिए और 3 का भाग भी जाना चाहिए। इन दोनों का भाग जाएगा तभी इसमें 6 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक, 6 का भी हो गया। अब देखो 7 जो है, तो अब देखो अगर मुझे 7 का चेक करना है, देखो 7 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया और 19 हो गया। क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं तो इसके लिए आपको ऑस्कुलेटर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए।
अब ऑस्कुलेटर क्या होता है, जैसे जो 7 होगा इसका ऑस्कुलेटर मैं आपको बता देता हूँ। 7 का ऑस्कुलेटर होता है -2, ठीक है। वैसे ही जो 13 होता है इसका ऑस्कुलेटर होता है -4, -4 नहीं +4। 17 जो होगा उसका ऑस्कुलेटर होगा -5 और जो 19 होगा इसका ऑस्कुलेटर होगा +2। तो ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर मुझे 7, 13, 17 और 19 इन चारों के भाजकता नियम अगर मुझे इसको चेक करना है तो ये आपको ध्यान रखना है। -2 प्लस, देखो याद रखने का तरीका क्या होगा, एक माइनस फिर प्लस, एक माइनस फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हो गया। फिर आपको ये देखना है कि पहला और आखिरी इसमें 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। और उसके बाद देखो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि 2 आ गया, फिर उसके बाद 2 के बाद बड़ा नंबर 4 और 4 के बाद बड़ा नंबर 5। ऐसे आप इसको ध्यान रख सकते हैं। मैं भी ऐसे ही ध्यान रखता हूँ, आप भी ऐसे ही इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। देखो ऑस्कुलेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है थोड़ा सा, ठीक है। एक ऑस्कुलेटर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जो पास वाला नंबर होगा उसको हम लेते हैं, जैसे इसमें नेगेटिव ऑस्कुलेटर हमने ले रखा है, इसमें पॉजिटिव ऑस्कुलेटर ले रखा है, इसमें नेगेटिव और इसमें भी पॉजिटिव ले रखा है। अब इसका क्या फ़ायदा होगा अगर आपने ये सारी चीज़ें याद कर दी। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें चेक करना है कि 343 में 7 का भाग पूरी बार जाता है कि नहीं जाता है। तो एक तरीका तो ये है कि हम 7 का भाग इसमें करके देख लेंगे, ठीक है, करके देख लेंगे। अब देखो करके हो जाएगा, तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि ऑस्कुलेटर के द्वारा हम करेंगे। ऑस्कुलेटर में क्या करना है, 343 ये हमने लिख दिया नंबर। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक नंबर स्टार्टिंग का एक नंबर इसमें से अलग कर देना है। तो देखो 34 हमने अलग कर दिया और 3 हमने अलग कर दिया। अब ये जो 3 है इसका जो ऑस्कुलेटर है उसका गुणा इस 3 में कर देना है, मतलब जो इकाई का अंक होगा उसमें कर देना है। तो यहाँ पे देखो 3 का गुणा करेंगे हम 2 में, -2 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा -3 गुणा 2, तो कितना हो रहा है, -6 हो रहा है। अब देखो 34 अलग हो गया था, ये अलग हो गया था, तो 34 में से अब इनको माइनस करना है। तो 34 में से 6 माइनस करेंगे, कितना होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 28। अब देखो हमें पता है कि 28 में 7 का भाग पूरी बार जाता है, ठीक है। तो पूरी बार जाता है, इसका मतलब इसमें भी जाएगा। ये काफ़ी आसान है। अब देखो जैसे एग्जांपल के लिए 343 तो छोटा नंबर था, अगर मैं इससे और बड़ा नंबर ले लूँ, जैसे कैलकुलेटर में अगर मैंने ले लिया, जैसे इतना बड़ा नंबर ले लिया मैंने, ठीक है, तो इसको मुझे चेक करना है 39886, 39886। अगर मुझे इसको चेक करना है कि इसमें 7 का भाग पूरी बार जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसमें भी सेम टू सेम वही करेंगे। देखो इसको अलग कर दो, 3988 इसको मैंने अलग कर दिया और जो इकाई का अंक है इसको अलग कर दिया। अब 7 का ऑस्कुलेटर होता है -2, तो 6 में मुझे -2 से गुणा करना है, तो 6 दूनी कितना होगा, 12। तो मतलब पहले इसमें से मुझे 12 घटाना है, ठीक है। 12 घटा दो तो 8 में से 2 गया होगा यहाँ पे 6, 8 में से 1 गया यहाँ पे 7, 9, 3। अब देखो ये भी काफ़ी बड़ा नंबर है, तो इसमें भी वही चीज़ लगाएंगे कि 397 हमने अलग कर दिया और 6 को हमने अलग कर दिया। तो 6 गुणा -2 करेंगे तो यहाँ पे भी कितना हो रहा है, 12। तो 12 इसमें से माइनस करेंगे तो 7 में से 2 गया यहाँ पे होगा 5, 9 में से 1 गया यहाँ पे कितना होगा 8 और यहाँ पे होगा 3। तो देखो 385 हो रहा है। ये भी बड़ा नंबर हो गया, तो इसमें भी दो पार्ट में डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 38 और 5। अब 5 में फिर 7 का ऑस्कुलेटर -2 होता है, तो इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, तो मतलब -10। तो आप देख रहे होंगे 38 में से 10 माइनस करेंगे, यहाँ पे आ रहा है 28। अब देखो 28 में तो हम भाग कर ही लेंगे, तो 28 में मतलब 7 का भाग पूरी बार जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी जाएगा, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि काफ़ी आसान है, इससे हमें किसी भी संख्या का वो निकालना है। वैसे ही सेम टू सेम 13 के लिए भी करना है, 17 के लिए भी, 19 के लिए भी। तो 13 में जैसे हमें यहाँ पे चेक करना है, तो 13 का ऑस्कुलेटर हमें पता है कितना होता है, +4 होता है। तो हम देखो यहाँ पे +4 करेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3988। अब जो 6 हमने अलग किया था, तो देखो इसमें 7 के लिए हमने -2 से गुणा किया था, तो जबकि 13 के लिए हम +4 से गुणा करेंगे, तो 4 से इसको गुणा करेंगे तो 6 जो को 24। तो अब देखो यहाँ पे माइनस तो नहीं है ना, तो माइनस नहीं है मतलब प्लस है, तो इसमें से ये जोड़ेंगे, तो 24 इसमें जोड़ दिया, तो 8 और 4 12 को 2, 8 और 2 10 और 1 11, और यहाँ पे 9 और 1 10 और 3 और 1 4, तो 4012। फिर इसमें भी चेक करेंगे तो 2 का देखो 401 तो अलग हो गया, और 2 का गुणा करेंगे, 2 गुणा 4, तो
तो 4 तो नहीं 8, अब 8 जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 409। फिर अब 40 और 9 को अलग करेंगे तो 9 चौको 36, तो यहाँ पर 36 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 4 और 3 7, ये हो रहा है 76। ठीक है, अब इसमें भी नहीं हो रहा तो 7 को अलग कर दो और 6 गुणा 4 करेंगे, 6 चौको 24, तो 24 + 7 कितना होता है 4, ये होता है 31। तो देखो 31 में पूरी बार भाग नहीं जाता है 13 का, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हैं। देखो ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर आप खुद से इसको करेंगे तो ये काफ़ी आसान, मतलब 5-10 सेकंड में आसानी से हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप 17 से चेक करेंगे और 19 से आप इसको चेक कर सकते हैं। ऑस्कुलेटर मैंने आपको बता ही दिया। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। देखो कहाँ ये देखो यहाँ पे 7 का भी हो गया, फिर 13 का भी हो गया और बाकी और नहीं हो। देखो 14 के लिए आपको वही चीज़ करना है जो 6 के लिए किया था। तो 14 में आप ऐसे देख सकते हैं, 14 को 7 गुणा 2 इसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे देखना है कि ऐसी संख्या उसमें अगर 2 का, जैसे इसमें अगर हमें चेक करना है कि 14 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो पहले इसमें 2 का भाग दे दो, 2 का जा रहा है, फिर 7 का चेक कर दो, 7 का भी जाएगा तभी 14 का जाएगा, मतलब 7 और 2 इन दोनों का जाएगा तभी 14 का जाएगा, वरना 14 का नहीं जाएगा। ठीक है, और वैसे ही 15 में भी होगा 3 और 5, ये दोनों चेक करना है। अगर 3 और 5 दोनों का जाएगा तभी जाएगा, वरना नहीं जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें होगी। फिर 10 के लिए क्या करना है, इकाई के अंक में 0 देखना है। अगर 0 है तभी उस संख्या में 10 का भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो 10 का भी हो गया। अब बचा कौन सा, केवल 11 का बचा। तो 11 में क्या करेंगे हम, देखो 11 के लिए अगर कोई भी संख्या हम ले लें, 3 2 5 7 6 8 3, ये संख्या ले लें, तो सबसे पहले जो अंकों का सम स्थान है, जैसे ये हो गया 1 2 3, ये अंकों का स्थान हो गया, 3 4 5 6 7 8, मतलब इतने स्थान पर ये हैं। तो जो सम स्थान है उनको अलग, देखो सम कौन कौन सा है, एक तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इनको अलग जोड़ेंगे। और जो विषम है उनको अलग जोड़ेंगे। तो सम को अलग जोड़ दो, कितना हो गया, देखो 8 और 5 13, सम एक ये है, 13 और 6 कितना 19, और 19 और 3 कितना हो गया हमारा 22। सम को अलग जोड़ दिया और जो विषम है उनको अलग जोड़ेंगे। तो विषम स्थान पे एक तो ये है, एक ये है। पहले 2 8 और 2 10, 10 और 7 17, और 17 और 2 कितना हो गया 19। सम को अलग जोड़ दिया, फिर सम को अलग जोड़ दिया, फिर उनको माइनस कर दो। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, तो 22 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब देखो माइनस करके अगर 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए, ठीक है, 11 का कोई गुणा जाए, गुणा का मतलब 11 आए, 22 आए, 33 आए, 44 आए, मतलब जिसमें 11 का भाग पूरी बार जाता है, ये अगर आते हैं तो इसका मतलब उसमें 11 का भाग चले जाएगा, और नहीं आते हैं तो 11 का भाग नहीं जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे चेक किया कि 3 आ रहा है, अब देखो 3 में तो 11 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी नहीं जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, और इसमें से ये माइनस कर दो, और उन सबको ऐड कर दो। जैसे 3 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 1। अब इसमें से ये माइनस किया तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो -2 आ रहा है। इसका आपको विषय ध्यान रखना है। अगर आप इधर से इधर माइनस कर रहे हैं तो सब में करेंगे, ऐसे नहीं कि इसमें इधर से इधर माइनस कर रहे हैं और इसमें इधर से इधर इसमें इधर से इधर कर रहे हैं, ऐसे नहीं करेंगे। अगर इधर से इधर माइनस कर रहे हैं तो सब में वही करना है। अब यहाँ पे भी इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +1। अब इन सबको जोड़ दो तो 1 + 1, मतलब ये दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा 2, और 2 और 2 कितना हो गया 4, तो ये हो रहा है -4। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, देखो -2 हो रहा है। अब -2 ऐसा नंबर है जिसमें 11 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, तो इसका मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के कोई नंबर मैं लेता हूँ जिसमें 11 का भाग जाता है, तो कोई भी नंबर ले लिया मैंने, जैसे ये वाला नंबर ले लिया, तो इसमें 11 का गुणा कर दो, तो ये नंबर आया 501435, 501435। तो ये हमें पता है ऐसा नंबर है जिसमें 11 का भाग जाता है। तो क्या करेंगे, और सबसे आसान तरीका यही है कि इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये और इसमें से ये। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस किया -2, इसमें से ये माइनस किया, यहाँ पे आया -3, इसमें से ये माइनस किया, यहाँ पे आया 5। अब देखो ये 5 आ रहा है, इसमें से ये आपस में जुड़ जाएंगे तो 3 और ये 2 5, -5 हो जाएगा। तो 5 - 5 ये देखो 0 हो रहा है। तो देखो मैंने बोला था 0 हो या 11 का गुणज हो, तो तभी उस संख्या में 11 का भाग जाएगा। तो 0 हो रहा है, इसका मतलब इस संख्या में 11 का भाग चले जाएगा। ठीक है,
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये सारी चीज़ें कर दी। देखो सारे भाजकता के जो नियम है वो सारे हो गए। इसमें केवल 12 बचा, तो 12 में केवल आप ये दे सकते हैं कि जिसमें 3 और 4 इसका भाग जाता है तभी 12 का भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप देख सकते हैं भाजकता के नियम भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये फ़िलहाल इतना ही है। बाकी और इसमें अगर कुछ और चीज़ें होंगी तो अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है। तो अब इसके जो क्वेश्चन है वो बेसिक क्वेश्चन से, मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम कल से शुरू करेंगे। ठीक है, और जितने भी जैसे नंबर सिस्टम की पूरी जो चैप्टर है उसकी जितने भी वीडियो हैं वो सारी वीडियो आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और वो सारी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाके अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो वहाँ पे जाके आप किसी भी वीडियो को ढूंढ सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।